स्वागत है सभी का, वेलकम है। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं आप सभी के सामने रीजनिंग के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो फटाफट से सब लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। एक बार सभी लोग शेयर करिएगा। ठीक है, मानते हैं कि अभी जो है सभी के मन में उत्साह का माहौल होगा, क्योंकि है ना, दशहरा का अवसर चल रहा है, घूमना फिरना है, तो पढ़ना भी जरूरी है। क्योंकि आप सभी को पता है कि बहुत सारे भी हाल ही में एग्जाम होने वाला है, जैसे ग्रुप डी का एग्जाम होगा, है ना। इसके अलावा आपका CGL 2 का पेपर होगा, जिनमें अभी CHSL का एग्जाम होने वाला है, ALP का है। तो काफ़ी सारे एग्जाम है, तो मेहनत भी क्या करना है, साथ साथ जारी रखना है। ठीक है, चलिए आइए। तो एक बार सब लोग शेयर कर दीजिएगा। आज के सेशन में सभी का स्वागत है। रीजनिंग के इंटरेस्टिंग सवाल के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। शेयर करेंगे सब लोग, आ जाइए। चलिए, तो फटाफट से जुड़िएगा हमारे साथ सभी लोग। और आज पहले सवाल से करते हैं आप सभी के सामने शुरुआत। चलिए, बहुत अच्छे, शेयर कर दीजिएगा बाबू सब लोग। चलिए, अरे यार कहाँ चला गया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका, चलिए ये रहा आपके सामने आज का पहला सवाल, जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न। एक बार सब लोग शेयर कर दीजिएगा, फटाफट से सब लोग शेयर करिएगा। और इस टॉपिक का जो है कोडिंग डिकोडिंग का, चाइनीज कोडिंग का ये क्वेश्चन है, और एक प्रश्न हर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आवाज़ ठीक है ना? एक बार सब लोग बताइएगा, क्या वॉइस क्लियर है सभी का? शेयर कर दीजिएगा भाई। ठीक है, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। देखिए, जब भी आपके सामने ये प्रश्न आ जाए एग्जाम में, तो आपको क्या करना है, इस प्रकार के सवाल को बनाने का एक सबसे बेस्ट तरीका है, और वो है कि अगर आपके सामने यहाँ पूछा जा रहा है कि कम का कोडिंग क्या होगा, कि ये जो वर्ड है कम, इसका कोडिंग क्या होगा, तो ये जो कम है ये देखना है कि क्वेश्चन में कम जिसका कोडिंग पूछा है वो कहाँ है और कितना बार आया है। तो क्या कहिएगा कि 389 का अर्थ यहाँ है रन वेरी फास्ट, 964 का अर्थ है कम बैक फास्ट, है ना। तो देखिए कम आपको यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, कम क्या और कहीं है? नहीं है। तो कम बैक फास्ट का कोडिंग 4 8 7 है। हमें केवल कम का कोडिंग चाहिए। 3 वर्ड का 3 कोडिंग है, तो कोई एक ही ना कम का कोडिंग होगा। इसका मतलब बाकी के जो 2 वर्ड हैं इसको हटाना है, तो 2 कोडिंग भी हटेगा। समझ रहे हैं? तो बाकी को हटाना पड़ेगा, यानी आंसर जो हमारा होगा 4 8 या 7 में से कोई एक होगा। कभी भी आंसर 9 नहीं हो सकता, क्योंकि जिस भी लाइन में कम है ना, उसमें यही 3 कोड आपको दिख रहा होगा। तो यही 3 को एक आंसर होगा। आ जाइए, अब बैक को हटाना चाहते हैं, तो बैक से बैक खत्म हो गया। कहाँ है बैक? देखिए, अच्छा यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो है ध्यान से देखिएगा कि कम क्वेश्चन में एक तो यहाँ पर आया है, और कहाँ आया है? रन एंड कम, यहाँ भी कम आया है। और ये जो रन एंड कम है ना, इसका कोडिंग 4 8 7 है। इसका कोडिंग क्या है? 4 8 7 है। और ये जो कम बैक फास्ट है, इसका कोडिंग यहाँ दे रखा है 964। अब ऐसा बताइए कि ऐसा नंबर जो दोनों में सेम है वही कम का कोडिंग होगा, तो दोनों में कौन सा नंबर आपको दिखाई दे रहा है? आप बताइए। कम बैक फास्ट, यहाँ है रन एंड कम, तो दोनों में कम कम आ रहा है, मतलब कोई ना कोई नंबर भी जरूर दोनों में सेम होगा। तो देखिए 4 8 7 और 9 6 4 में 4 कॉमन है, मतलब कम का जो आंसर होगा वो 4 होगा। अगर कॉमन नहीं होता, मतलब कम 2 बार यहाँ है, तो आसानी से हम खोज लिए। एक ही बार रहता लिखा हुआ तो क्या करते, बाकी को कैंसिल कर देते, हटाना पड़ता। ठीक है, चलिए सेम सवाल है, ट्राई करके एक बार देखिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, कैसा लगा क्वेश्चन? बढ़िया था? कह रहे हैं बहुत कम साउंड आ रहा है, सही है क्या? चलिए फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिएगा बाबू। आइए बढ़ते हैं आगे, एक बार सब लोग शेयर करेंगे। चलिए, और इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। चलिए हो जाएगा, शेयर कर दीजिए। देखिए क्या कह रहा है, किसी सांकेतिक भाषा में आपसे पूछा जा रहा है कि फ्रेगनेंस का आंसर क्या होगा, इसका कोड क्या होगा। हम क्या बोले कि फ्रेगनेंस क्वेश्चन में कहाँ है और कितना बार आया है, यही खोजना है आपको। तो फ्रेगनेंस कहाँ कहाँ आपको दिख रहा है? ये देखिए स्वीट, यहाँ देखिए लिखा हुआ है स्वीट फ्लावर फ्रेगनेंस, और इसका जो है ये किसका अर्थ है? ये है टिंगो रहो मस्त। समझ रहे हैं? मतलब यही 3 में से कोई एक आंसर होगा, है ना। क्योंकि जिस लाइन का हमसे, जिस वर्ड का हमसे कोडिंग पूछा है, वो वर्ड यहाँ दिख रहा है, और इसका कोडिंग यही तीनों में से कोई एक होगा। क्या और कहीं फ्रेगनेंस है लिखा हुआ? नहीं है। जब एक ही जगह पर ये वर्ड है, तो बाकी को तो हटाना पड़ेगा, क्योंकि आंसर या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा। टिंगो रहो मस्त, यही लिखा हुआ है ना, मतलब यही तीनों में से कोई एक आंसर होगा। क्या कभी भी हमारा आंसर SCO हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जिस लाइन से हमसे पूछा है सवाल, उसमें कोडिंग यही 3 बन रहा है। इसका कोडिंग यहाँ दे रखा है ना।
और ये जो है फ्रेगनेंस वाला ये रहा, तो बाकी जो है यही तीनों में से कोई एक आंसर होगा। चलिए, क्या टीएमपी का भी आंसर होगा? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें नहीं है ना। इसका मतलब आंसर हमारा यही दोनों में से कोई एक होगा, तो बाकी को हटा दीजिए। चलिए हम हटा देते हैं। किसको हटाना चाहते हैं हम? स्वीट को हटाना चाहते हैं। तो स्वीट से स्वीट खत्म, तो कोड भी जरूर कोई ना कोई सेम होगा। एमएसटी से एमएसटी हो गया खत्म, तो बचा क्या? आरएचओ। जब ये आंसर नहीं होगा तो आंसर हमारे पास केवल आरएचओ होगा। अगर फिर भी आपको नहीं आ रहा आंसर समझ में, तो आप एक और हटा दीजिए। किसको हटा दें? चलिए फ्लावर को हटाना चाहते हैं हम, तो फ्लावर यहाँ है, फ्लावर यहाँ है। अब क्या इन दोनों में कोई सेम है? देखिए टिंगो से टिंगो खत्म हो गया, तो केवल और केवल आरएचओ ही हमारा आंसर होगा। किसका? फ्रेगनेंस का। तो आंसर आपका आरएचओ होगा। तो इस तरीके से जब आप करिएगा ना तो बहुत जल्दी बनता है सवाल, समझ रहे हैं। हर किसी को रिमूव करिएगा तो समय ज़्यादा लग जाएगा, तो थोड़ा दिमाग से चलना है ऐसे सवालों को करने के लिए। शेयर करेंगे जल्दी, आ जाइए। क्या क्लियर है आप सभी का? बढ़े अगला सवाल, या सेम टाइप का एक आका और सवाल दे दिया जाए? जैसा आप बोलो, आप जैसा बोलो। चलिए एक और करिए। चलिए नहीं है, 2 ही सवाल था, कोई बात नहीं। तीसरा प्रश्न देखिएगा। तीसरा प्रश्न आपके सामने आ चुका है क्लॉक का। ये जो 2 प्रश्न करवाएं, एक क्या था कि जो भी सवाल पूछा वो 2-2 जगह आया, तो 2 जगह अगर वर्ड कॉमन है तो कॉमन इसके नंबर भी होंगे, तो नंबर में केवल 4 कॉमन है तो 4 आंसर हो गया। इसमें केवल एक ही जगह फ्रेगनेंस आया है तो बाकी को रिमूव करना पड़ता है, ये भी हम आपको बता दिए। तीसरा प्रश्न देखिएगा। किसी घड़ी में 3:20 हो रहा है, तो बताइए दर्पण में देखा जाए तो सही समय क्या दिखाएगा? ये है आपके प्रश्न। सर समझ नहीं आया, एक बार और बता दो सर। चलिए दोबारा बता देंगे, ये सवाल पहले कर लीजिए। अगर आपसे घड़ी में समय दे करके, घड़ी में समय दे दिया गया 3:20 और आपसे दर्पण में पूछा गया है, तो आप क्या करो? आप क्या करो? एक फॉर्मूला बताए थे आपको कि अगर घड़ी में समय दे के दर्पण में पूछा जाए तो 12 बजे में घटाते हैं। अब 12 बजे को ही हम 11:60 कहते हैं, 11:60। कोई बोले 1 रुपया या कोई बोले 100 पैसा, दोनों क्या है? बराबर है, दोनों सेम बात है। तो 11:60 में हमेशा घटाते हैं। अगर किसी को नहीं याद रहता है, जैसे अगर जल में पूछा जाए तो 6:30 में घटाते हैं, 6:30, है ना। तो देखिए जल में पूछा जाए तो इस दिए गए समय में 6:30 में घटाते हैं। अगर दर्पण में पूछा जाए तो 12 बजे में घटाते हैं। दर्पण का जरूरत कब पड़ता है? जब चेहरा पर 12 बजा हो। तो याद रखिए दर्पण में अगर सवाल पूछे तो 12 बजे में घटाना है। 12 बजे को ही 11:60 कहते हैं, तो आंसर क्या होगा? 8:40। दर्पण में सही समय दिखाएगा, सी आंसर हो गया। चलिए कोई दिक्कत है? चलिए बढ़े आगे। चलिए एक और सवाल करके देखिएगा। पीछे का सवाल हम दोबारा बताएंगे, परेशान ना हो आप। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर? 4 नंबर प्रश्न। चलिए बहुत अच्छे। कम से कम टाइप का क्वेश्चन 5। अरे भाई अभी तुम 4 ही क्वेश्चन करवाएं, 3 के बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 तो अभी आया भी नहीं है। ये वाला एक बार और करा चुके हैं सर, बिल्कुल करा चुके होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है आ जाइए। हम कई बार एक ही चैप्टर पढ़ा चुके हैं, तो क्या दोबारा नहीं पढ़ेंगे? है ना, पढ़ना है ना। चलिए आ जाइए, नए नए सवाल भी आएंगे आपके सामने, परेशान ना हो आप। शेयर करिएगा। चलिए तो 9:16 आ रहा है। यदि राम की घड़ी में 2:44 हो रहा, अब यहाँ देखिए दर्पण में समय दे रखा है और घड़ी में आपसे पूछा है, तो बताओ वास्तविक समय यानी घड़ी में क्या होगा? कुछ भी पूछे सेम तरीका, घड़ी में देके दर्पण में पूछे या दर्पण में देके घड़ी में पूछे, तरीका एकदम सेम होना चाहिए। हमेशा 11:60 में ही घटाते हैं। कितना? 2:44 घटा दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा कितना? 16, और यहाँ हो जाएगा 9:16। 9:16 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्या सभी का क्लियर है? बढ़े, चले आ जाइए। ठीक है कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। 5वां प्रश्न आपके सामने है, आंसर करिएगा। चलिए इस सवाल का आंसर बता दीजिए क्या होगा। चलिए कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आइए बढ़ते हैं आगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना? सोनू, नीतीश, सब लोग शेयर कर दीजिएगा। किसी घड़ी में 5:45 हो रहा है, तो दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा? चलिए इसको बनाने के भी 2 तरीके हैं। पहला तरीका है फॉर्मूला और दूसरा तरीका बिना फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है अगर आपसे दिया गया समय यानी समय देकर के कोण पूछे, समय देकर के आपसे कोण पूछा जाए तो करने का तरीका क्या होता है? 30h - 11/2 m। समझ रहे हैं?
ये डायरेक्ट यहाँ से कोण निकल कर आएगा। तो यहाँ पर 30 और एच का मतलब आवर, यम का मतलब मिनट, तो आवर हो गया 5 और मिनट, मिनट कितना लिखा हुआ है 45। चलिए कहीं दिक्कत नहीं है, 30 पचे 150 और 150 में घटाना है आपको इस वाले डाटा को। तो ये डाटा कितना आएगा 45 गुने 11, 45 दें 450 और 45, 495/2 कितना आ गया 495/2 आ गया। अगर हम इसको पॉइंट में बदल दें तो हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 2 चौके 2 सती 0.5, इसमें 150 घटा दीजिए तो कितना होगा 5, है ना, यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा 97, कितना होगा 97.5 आ गया, मतलब 97.5 डिग्री का यहाँ पर कोण बनेगा। अब यहाँ पर कई सारे लोग माइनस में ला रहे होंगे, तो माइनस में कभी कोण को मापा नहीं जाता, कोण चाहे पीछे बने या आगे बने हमेशा प्लस में ही मापा जाता है, कोण कभी ऋणात्मक नहीं होता है। तो याद रखिएगा यहाँ माइनस में नहीं होगा, 97.5 डिग्री आ रहा है लेकिन ये प्लस में है। ऑप्शन सी इस प्रश्न के आंसर हो जाएंगे। कई सारे क्या करते हैं ना, सही सारे क्या करेंगे कि माइनस जैसे ही आता है आप 360 में घटा देते हैं तो भी आपका आंसर मैच नहीं करेगा। तो याद रखिएगा कोण कभी नेगेटिव नहीं होता है, यही चीज आपको समझाना था इस प्रश्न में, समझ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए और बताइए क्या होगा इसका आंसर। 6 नंबर सवाल, चलिए बनेगा, किसी घड़ी में 6:20 हो रहा है तो मिनट और घंटे की सुई के बीच का कोण क्या होगा। चलिए सर 58 स्टूडेंट लाइव है, चलिए लाइक कर दीजिए भाई, जितने भी लाइव है ना सब लोग लाइक कर दीजिए जल्दी जल्दी। चलिए इस सवाल को करने से पहले हम आपको एक चीज दिखाना चाहते हैं कि अगर आप लोग देखिएगा, चलिए पहले इस क्वेश्चन को करिए फिर आपको बताते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करिए पहले। क्वेश्चन है आपके सामने, किसी घड़ी में 6:20 हो रहा है तो घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होगा। क्या कोई ऐसे हैं जो बिना फॉर्मूला लगाए बनाना चाहते हैं। बिना फॉर्मूला का भी ये बन जाएगा, आप बोलो तो बता देंगे हम। तो फॉर्मूला है कोण निकालने का 30h-11/2 यम। तो 30 और एच की जगह, एच का मतलब घंटा, तो 6 यहाँ घंटा को दर्शा रहा है और 20 यहाँ मिनट को दर्शा रहा है, तो मिनट की जगह 20 रखिएगा। तो 180 में कितना घटा दोगे 110, तो आंसर 70 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पर। अच्छा अगर ऑप्शन में 70 नहीं होता तो आंसर क्या देते। अगर 70 आंसर नहीं होता तो याद रखिए कोई भी घड़ी हमेशा 2 तरीके का कोण बनाता है, एक होता है प्रतिवर्ती कोण, एक होता है पूर्ववर्ती कोण, समझ रहे हैं। रिफ्लेक्स एंगल को कहते हैं प्रतिवर्ती कोण, यानी दिए गए कोण को अगर 360 में हम घटा दें, 360 में इस 70 डिग्री को घटा देंगे तो 290 डिग्री का जो कोण आएगा ये भी हमारा क्या कहलाएगा, ये जो है ना रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा, समझ रहे हैं। तो 270 भी हमारा करेक्ट आंसर है और 70 भी हमारा करेक्ट आंसर है, सॉरी 290, दोनों सेम है, दोनों आंसर यहाँ पॉसिबल है। लेकिन ऑप्शन में हमेशा छोटा कोण दिया जाता है तो छोटा वाला कोण आंसर होगा, लेकिन अगर छोटा नहीं देगा तो बड़ा वाला भी आंसर होगा, 100% सही होगा। चलिए क्वेश्चन 6 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आपको पता है कि अभी चल रहा है नवरात्रि, और अभी तक आप अगर इस ऑफर से अनजान हैं तो याद रखिए ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल जिस पर पैड बैच की क्लास चलती है, ठीक है, सभी बैच पर ऑफर चल रहा है। सबसे नया वाला बैच की अगर हम बात करें तो 2 बैच बहुत ही न्यू है, आरंभ बैच स्पेशल मैथ के लिए और रीजनिंग फाउंडेशन बैच जो कि मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है, डेली सुबह 8 बजे इसकी क्लास चलती है। इसकी प्राइस अभी 250 है, कब से कब तक 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक। तो इस ऑफर का सब लोग जरूर लाभ उठाएं। रीजनिंग फाउंडेशन की बात करें तो रीजनिंग फाउंडेशन की बात करें ना, अच्छा यहाँ नहीं लिए हैं कोई बात नहीं, तो रीजनिंग फाउंडेशन बैच बिल्कुल न्यू बैच है, सभी एग्जाम के लिए रीजनिंग का ये बैच है। जैसे ग्रुप डी में पूछा जाता है 30 को रीजनिंग, एनटीपीसी में 30 रीजनिंग, है ना, बिहार एसएससी में 50 रीजनिंग पूछा जाता है। इन सभी को अगर आप ये सभी फॉर्म भरे हैं, आराम से जुड़िए, बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करिए और इस ऐप में ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। अपडेटेड नए पैटर्न के सारे सवाल हम करवा रहे हैं सुबह 8 बजे, ये मैथ का नया बैच है, ठीक है। चलिए कहाँ मिलेगा, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल जो आपका एप्लीकेशन है ना वहीं मिलेगा। चलिए आइए, कोई दिक्कत। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ जाइए, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए बहुत अच्छे, चलिए अच्छा कैलेंडर के सवाल में अगर आपका कोण नहीं दिया होता, जैसे ये सवाल हम अभी करवाएं, अगर आपका कोण दे करके समय पूछे, यहाँ समय दे करके कोण पूछा है, अब कोण दे करके आपसे समय पूछ लिया जाए तो क्या होगा, कैसे बनाओगे आप। अगर क्वेश्चन इस पर है तो अच्छी बात है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 7 बनाइएगा, क्लॉक के एक और बढ़िया वाला सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से करिए और बनाइए इस चीज को जल्दी। 7वां प्रश्न। चलिए कोई दिक्कत? चलिए भाई सभी लोग शेयर करेंगे और जल्दी जल्दी जुड़ जाएंगे हमारे साथ। देखिए कह रहा है घड़ी की दोनों सुइयों के बीच, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच दोनों सुइयां एक दिन में अधिकतम कितनी बार अति व्यापन करेगी। अच्छा अति व्यापन का मतलब क्या हो गया? ओवरलैप करना। ओवरलैप का मतलब संपाती होना, यानी कब घड़ी का दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर होगा। तो इस कंडीशन में थीटा का मान 0 डिग्री होगा, याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या दीजिएगा आप, जल्दी बनाइए। चलिए कोई दिक्कत? देखिएगा आपको एक चीज बता देते हैं, यदि घड़ी में 0 डिग्री का कोण बनेगा तो कभी घड़ी में 12 नहीं बजना चाहिए। अगर बज गया तो वो 0 डिग्री का कोण बनने नहीं देगा, क्योंकि 12 और 1 के बीच ही एक ऐसा समय है जब 0 डिग्री का एंगल नहीं बन पाता है, अन्यथा हर घंटे एक बार 0 डिग्री का एंगल बनता है। तो 12 इसमें नहीं बजना चाहिए, ठीक है। अगर थीटा का मान 180 डिग्री है तो कभी भी 6 नहीं बजना चाहिए घड़ी में। अगर थीटा का मान 90 डिग्री है तो कभी भी घड़ी में 3 और 9 नहीं बजना चाहिए। कहिएगा इसका क्या फायदा, आइए बताते हैं। बहुत काम की चीज है, हर जितने भी प्रश्न बनते हैं ना वो सभी बन जाएंगे, केवल इतना सा ही। देखिएगा एक घड़ी 1 घंटे में एक बार 0 डिग्री का एंगल बनाती है। कितना बार? एक बार। अति व्यापन का मतलब ओवरलैप, मतलब बड़ा सुई छोटे सुई के ऊपर होगा तो थीटा का मान 0 डिग्री ही होगा ना, समझ रहे हैं। तो आपसे कह रहा है एक दिन में, एक दिन मतलब तो आपको पता है कि 12 घंटा में कितना बार, 12 गुना 1, 12 बार 0 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। लेकिन क्या 12 घंटा जब बजेगा तो क्या कहीं पर 12 बजेगा क्या? अगर 12 बज गया तो 0 डिग्री का एंगल बनने नहीं देगा, इसीलिए 12 घंटे में 12 बार 0 डिग्री का एंगल ना बन के मात्र 11 बार ही बन पाता है। तो आप ही बताइए, अगर किसी घड़ी में 12 घंटे में 11 बार 0 डिग्री का एंगल बनता है तो एक दिन में 24 घंटा, तो 24 घंटे में कितना बार बनेगा? कहिएगा 11 गुना 2 22 बार बनेगा। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा? 22 बार। बताइए कहीं कोई दिक्कत? अगर सेम प्रश्न हो, आपसे पूछा जाए कि एक दिन में कितनी बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो आपका जवाब क्या होगा? कमेंट में जरूर बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 बता दीजिए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। एक दिन में कितनी बार दोनों सुइयां लंबवत होगी? अब लंबवत का मतलब पता है आपके माइंड में क्या चलता है? कई सारे लोगों को हम देखे हैं कि लंबवत को इस अकॉर्डिंग मापते हैं कि घड़ी का दोनों सुई लंबवत है, मतलब इस तरह का कंडीशन बनेगा। नहीं, ये लंबवत नहीं है। लंबवत का मतलब 90 डिग्री, यानी इस तरीके का कंडीशन यहाँ पर बनेगा। बताइए सवाल का आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, एक घड़ी में 1 घंटे में 2 बार लंबवत होता है दोनों सुई, 2 बार 1 घंटा में। तो 12 घंटा में कितना बार होगा? 12 गुना 2 24 बार। लेकिन नहीं, अगर घड़ी में 90 डिग्री का एंगल बनता है तो 3 और 9 नहीं बजना चाहिए, लेकिन हर 12 घंटे में एक बार 3 और 9 जरूर बजता है, मतलब 2 बार 90 डिग्री का एंगल 12 घंटा में नहीं बन पाएगा। तो क्या कहिएगा कि जहां 24 बार होना चाहिए वहां 2 नहीं बनने के कारण 22 बार ही लंबवत हो पाती है दोनों सुइयां। कितना बार बाबू? 22 बार। हमसे पूछा एक दिन में कितना घंटा? 24 घंटा। तो अगर 12 घंटे में 22 बार 90 डिग्री का एंगल बनता है तो 24 घंटा में कितना बार बनेगा? 22 गुना 2 44 बार। तो इस सवाल का आंसर हो गया 44 बार। क्या हो गया? 44 बार। ए इस प्रश्न का आंसर होगा। चलिए शेयर करिएगा। तो नवरात्रि स्पेशल ऑफर का लाभ उठाना है, 50% का डिस्काउंट चल रहा है हर बैच पर, ठीक है। और ये केवल 3 तारीख तक ही मान्य है। कितना? केवल 3 तारीख तक ही मान्य है, याद रखिएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा आप ही बताइए कि अगर हम इसी सवाल को अपने तरीके से दें तो क्या आपसे बन जाएगा? आप ही बताइए, अगर किसी घड़ी में सुबह देखिएगा ध्यान से बनाइएगा, बहुत यहाँ काम की चीज आप सीखने वाले हैं। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक कितना बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा? जरा बता दीजिए आप। रात 10 बजे तक कितना बार, है ना, कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां लंबवत होगी? कितनी बार दोनों सुइयां लंबवत होगी? हम जब तक लिख रहे हैं आपका आंसर आ जाना चाहिए, है ना। हम जब तक लिख रहे हैं आपका आंसर आ जाना चाहिए। चलिए फटाफट बता दीजिए कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां लंबवत होगी। चलिए आंसर करिए जल्दी। चलिए आंसर आया किसी का? चलिए भटकती आत्मा, रवि, मन्नू, शेयर करिएगा सब लोग। बताइए क्या आपका आंसर आ गया? सोचना ही नहीं है,
रीजनिंग के ऐसा कोई सवाल बता दीजिए जो बिना पेन चलाए नहीं बन सकता है। हर एक सवाल बन जाएगा विदाउट पेन। कहिएगा कैसे? तो हमारा कोई भी बैच यूट्यूब का पढ़ लीजिए, फ्री वाला, पैड बैच की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, उसमें तो अलग ही मजा है। ठीक है, हर सवाल रीजनिंग का बिना पेन चलाए बनाया जा सकता है। चलिए देखिए, तो आपको पता है कि 1 घंटा में, किसी भी घड़ी में 1 घंटा में 2 बार 90 डिग्री का एंगल बनता है। लंबवत का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनना। तो 1 घंटा में जब 2 बार 90 डिग्री का एंगल बनता है तो इन दोनों के बीच में कितने घंटे का डिफरेंस है ये बता दीजिए। टोटल कितना घंटा है? आइए देख लेते हैं। आप ही बताओ कि टोटल कितना घंटा है दोनों के बीच का गैपिंग कितना है? बोलिए। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक कितना घंटा हो गया? कहिएगा 14 घंटा। कहिएगा कैसे? सुबह 8 से रात 8 बजे तक 12 घंटा, और यहाँ बोला 10 बजे तक यानी 14 घंटा, तो टोटल यहाँ पर है 14 घंटा। ठीक है, इसका मतलब कि आपको पता है कि 1 घंटा में 2 बार 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो क्या 14 घंटा में 14 गुना 2 28 बार बनना चाहिए? लेकिन हम आपको बताए थे कि अगर किसी घड़ी में 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो कभी भी घड़ी में 3 और 9 नहीं बजना चाहिए। अगर बज गया तो वो बनने नहीं देगा 90 डिग्री का एंगल। समझ रहे हैं? 3 और 4 और 9 और 10 के बीच में 90 डिग्री का एंगल नहीं बन पाता है, क्योंकि दोनों सुई इस चीज में हो जाता है, एक कॉर्नर के रूप में। चलिए आइए अब समझिए कि जब सुबह में 8 बजा तो एक बार 9 भी बजा होगा। ठीक है, 9 हुआ 9, देखिए सुबह के 9, 10, 11, 12, फिर दोपहर का 3 भी बजा होगा। बिल्कुल, रात में 9 बजा होगा, उसके बाद ही 10 बजा होगा, मतलब एक बार और 9 बज गया, तो 3 बार ये 90 डिग्री का एंगल बनने से रोक दिया। तो क्या इसमें 3 घटा दें? तो जहां बनना चाहिए 28 बार 90 डिग्री का एंगल, वहां 28 बार नहीं बन पाएगा। कितना बार बनेगा? केवल और केवल 25 बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इसका मतलब समझ रहे हैं कि दुनिया का ऐसा कोई भी सवाल हो इस टाइप से, कुछ भी पूछ दे कि सुबह 7 बजे से दोपहर के 12 बजे तक कितना बार 180 डिग्री का एंगल बनेगा, तो पलक झपकते ही आंसर आ जाना चाहिए। तब है मजा पढ़ने का। समझ रहे हैं आप? बन जाएगा हर एक सवाल। एक सवाल और दे दें? आइए 180 डिग्री वाला भी आपको बता देते हैं। बताइए, सुबह 10 बजे से, सुबह 10 बजे से, है ना, सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक, कितना? दोपहर 3 बजे तक कितना बार 180 डिग्री का एंगल बनेगा? दोपहर 3 बजे तक कितना बार 180 डिग्री का एंगल बनेगा? यानी घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी। ये सवाल है। चलिए हम थोड़ा शॉर्टकट लिखे हैं, लेकिन आप समझ गए होंगे। आंसर बताइए क्या होगा जल्दी। चलिए शेयर कर दीजिएगा सब लोग। ठीक है, आ जाइए। जिनको डिटेल में रीजनिंग पढ़ना है, बढ़िया से तैयारी करना चाहते हैं कि एक भी मार्क्स ना कटे और स्पीड भी हो हाथों में, ठीक है, तो आराम से रीजनिंग फाउंडेशन बैच जो हमारा नया वाला है, आराम से ज्वाइन करिए। अपडेटेड सवाल के साथ पढ़िए। पुराना पैटर्न बदल चुका है हर एक एग्जाम का, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये बताना है कि टोटल कितना समय हुआ। टोटल समय बताना है आपको। टोटल कितना घंटा हो गया? कहिएगा सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक कई घंटा हो गया बाबू? आप ही बता दो जल्दी। सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 5 घंटा, तो टोटल हो गया 5 घंटा। तो याद रखिएगा, एक घड़ी में 1 घंटा में केवल एक बार 180 डिग्री का एंगल बनता है। कितना बार? एक बार 180 डिग्री का एंगल बनता है। केवल एक बार 1 घंटा में दोनों सुई विपरीत होगा। तो 5 घंटा में 5 बार विपरीत होना चाहिए। कितना बार? 5 बार। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर घड़ी में 180 डिग्री का एंगल बनेगा तो 6 नहीं बजना चाहिए। अगर 6 बज गया तो 180 डिग्री का एंगल बनने नहीं देगा। तो क्या सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक कभी 6 बजा है? अगर बजा है तो कितना बार बजा? 2 बार बजेगा तो 2 कम बनेगा, 2 घटाना है। 3 बार बजेगा तो 3 घटाना है। नहीं बजेगा तो नहीं घटाना है। तो क्या 10 से 3 बजे तक कभी भी 6 बजेगा? कहिएगा नहीं। इसका मतलब 5 बार ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कोई भी प्रश्न पूछे इस टाइप का आपसे कभी गलत नहीं होगा, आराम से बना दोगे आप। समझ रहे हैं? कहीं दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। आ जाइए अब हम थोड़ा टॉपिक चेंज करते हैं। चलिए कितना क्वेश्चन हो गया आपका? चलिए क्वेश्चन नंबर 8, 9, ये हो गया 9, ये हो गया 10 क्वेश्चन हम इसमें करवा चुके हैं आपको। आ जाइए अब थोड़ा टॉपिक चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 और ध्यान से बनाइए। क्या कैलेंडर के ऐसे सवालों में भी आपको पेन उठाना पड़ता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। कोई भी रीजनिंग का प्रश्न हो बिना पेन पेपर बनेगा, और बस नॉलेज अच्छा से ग्रहण करना है आपको। चलिए रितेश, और कोई? किसी का कोई डाउट नहीं है मेरे ख्याल से, है ना? आइए आगे बढ़ते हैं। शेयर करेंगे आप?
कहता है 12 फरवरी 2012 को कौन सा दिन था। हमेशा ऐसे सवालों को हम कोडिंग मेथड से करते हैं, बिना कोडिंग का भी बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोडिंग से जल्दी बनेगा। ठीक है, कोडिंग मेथड में एक नंबर बताए थे, क्या वो नंबर याद है? 1440 2503 6146 6146, ये है मंथ कोड। ठीक है, अगर लीप ईयर आ जाए, ये तो नॉन लीप ईयर का है, लीप ईयर आ जाए तो केवल यही दोनों नंबर चेंज होगा, 0340 2503 6146, सब सेम। ये हो गया महीना का कोड। अच्छा, दिन का कोड तो एकदम आसान है, शनिवार का 0, शनिवार का कोड होता है 0, और रविवार का 1, सोमवार का 2, इस तरह से शुक्रवार तक का कोड हम जानते हैं कि 6 होता है। अच्छा, वर्ष की बात करें तो वर्ष की बात करें तो कोई भी वर्ष हो, 1900 में लिखा हुआ कोई भी वर्ष हो उसके जगह पर कोड आपको 0 लेना है, और 2000 में लिखा हुआ कोई भी वर्ष हो उसके जगह कोड आपको 6 लेना है। बस अब कुछ करना ही नहीं है, बस खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा। चलिए आइए, एक नंबर बस याद रखना आपको, ये तो हर किसी को याद रहेगा, शनिवार का कोड 0, रविवार का 1। कहिएगा कैसे? तो शनि ग्रह कैसा होता है? गोल होता है, तो शनि ग्रह का कोड 0। अब शनिवार का याद है तो 1 2 3 4 आगे सब याद हो जाएगा। 1900 में 0 लग गया तो 0, और 2000 का कोड खाली याद कर लीजिएगा कि 6 होता है। ठीक है, चलिए ठीक। अब आप देखिए, मान लीजिए कि आप कहीं लाइन में लगे हैं, तो लाइन में जो पहले होता है उसको टिकट पहले मिलता है, तो सबसे पहले लाइन में 12 है। अब फरवरी है, तो फरवरी का कोड क्या होगा? ये है जनवरी, ये है फरवरी, ये जनवरी ये फरवरी है, लेकिन नॉन लीप ईयर का है। हमें यहाँ लीप ईयर है, कैसे पता कि 2012 लीप ईयर है? क्योंकि 2012 एक ऐसा वर्ष है जो 4 से कट रहा है, और अगर कोई वर्ष 4 से कटता है मतलब उसमें फरवरी महीना 29 दिन का रहा होगा, और पूरे 2012 में 365 दिन होंगे, 366 दिन रहे होंगे, क्योंकि लीप ईयर है। तो लीप ईयर है तो फरवरी का कोड हो गया 3। चलिए, अब अंतिम का 2 अंक लेना है, 4 से भागा देकर यहाँ भागफल लेना है, तो 4 तिया 12 भागफल आएगा, शेष नहीं लेना। अब लास्ट में वर्ष का कोड 2000 में कोई भी वर्ष है तो वर्ष का कोड हो गया 6/7, खेला खत्म। शेष पता करना है। अब क्या एक भी ऐसा लाइन है जो आपको समझ नहीं आया? 12 के 12 लिख दीजिए, फरवरी का कोड 3 होता है, अंतिम का 2 अंक, 4 से भागा देकर भागफल लेते हैं क्योंकि लीप ईयर निकालना है। तो 12 साल में कई लीप ईयर? हर 4 साल में 1 लीप ईयर, तो 12 साल में 3 लीप ईयर। अच्छा, 14 वर्ष होता तो शेष नहीं लेना, तो भी 3 ही लीप ईयर होता। और 6 क्यों आया? क्योंकि 2000 यानी लास्ट में वर्ष का कोड 2000 का कोई भी वर्ष हो तो कोड 6 होता है। जोड़ करके शेष पता करना है, तो 12 12 12 हो गया 24, ठीक है, और 3 3 6, 24 6 30 और 6 36, 7 से भागा दीजिएगा तो शेष 1 आएगा। अगर शेष 1 है मतलब रविवार है, तो इस दिन क्या रहा होगा बाबू, आप ही बताइए? इस दिन रविवार रहा होगा। तो क्या ये सवाल बिना पेन का नहीं बनेगा? हर वो स्टूडेंट से बनेगा जिन्होंने ध्यान से देखा है। ठीक है, बिना पेन का कैलेंडर का कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपसे ना बने। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, सेम टाइप का एक प्रश्न और आपको हम देते हैं। चलिए देखिएगा ट्राई करके, क्वेश्चन नंबर 12 सेम प्रश्न है, ट्राई करिएगा तो आपसे भी बनेगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर सवाल। चलिए, बिल्कुल सही बात है, शेयर करेंगे आप। जिनको भी रीजनिंग पढ़ना है चैप्टर वाइज, हजारों ट्रिक सीखना है, कॉन्सेप्ट सीखना है, तो रीजनिंग फाउंडेशन बैच में जुड़िए। ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल जो ऐप है उसको डाउनलोड करके आपको बैच वाले सेक्शन में जाना है, तो सभी नए बैच आपको दिखेंगे वहाँ पर। चलिए, बिल्कुल बन जाएगा। अब देखिए, कोई ऐसा सवाल ही नहीं जो आपसे ना बने। 18 बिल्कुल, अच्छा 18 लिख दिया आपने 18 लिखा। 18 फरवरी का कोड क्या होगा सर? 2004 एक लीप ईयर है, मतलब 3 होगा फरवरी का कोड। अंतिम का 2 अंक, 4 से भागा देकर भागफल, और 2000 का कोई भी वर्ष हो तो कोड होता है 6/7। जोड़ करके रिमाइंडर पता करना है, तो 6 1 7 खत्म, 4 3 7 खत्म, 7 दूनी 14 4 18, रिमाइंडर आ गया 4। कौन सा दिन सर? शनिवार का कोड 0, रविवार का 1, सोमवार का 2, मंगल का 3, बुध का कोड होता है 4, मतलब इस दिन बुधवार रहा होगा। इस दिन बुधवार रहा होगा। क्या हम झूठ बोल रहे हैं कि आपसे बिना पेन का बन जाएगा? बोलिए, बुधवार इस प्रश्न के आंसर हैं। कितना समय लगेगा? कुछ नहीं लगेगा, ध्यान आपका होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, चलिए एक बार एग्री करिएगा और आगे बढ़ेंगे। चलिए हर एक का स्टूडेंट हम अच्छे से देख रहे हैं, किसी का डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान दीजिए, 13 नंबर प्रश्न है। चलिए बढ़े आगे। कहता है यदि किसी महीने की 8 तारीख को रविवार हो तो उसी महीने की 24 तारीख को कौन सा दिन होगा? इसको बनाने के 2 तरीके। पहला मनोहर पोथी मेथड,
मनोहर पोथी मेथड का मतलब हो गया कि अगर 8 तारीख को रविवार है और आपको पता है कि हर 7 दिन बाद कैलेंडर उसी दिन को रिपीट करता है, तो हर 7 दिन बाद 8 7 15 को भी रविवार रहा होगा, 15 7 22 को भी रविवार रहा होगा। ठीक है, हमसे 24 को पूछा है, तो अगर 22 तारीख को रविवार है तो बताइए 24 तो 2 दिन बाद आएगा, 23 और 24, तो 22 को रविवार है तो 23 को सोमवार, तो 24 को मंगलवार इस प्रश्न का आंसर होगा। इसको कहते हैं मनोहर पोथी मेथड। ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर होगा। इसमें समय लग जाता है कम से कम 30 सेकेंड। बिना समय लगाए कैसे बनाएंगे, दोनों का अंतर लीजिए, 16/7 कर दीजिए और रिमाइंडर आएगा 2, रिमाइंडर 2 आया तो 2 जोड़ दीजिए, तो आंसर मंगलवार, आंसर मंगलवार। तो अगर हम रविवार में 2 जोड़ दे तो आंसर आपका मंगलवार आएगा। ये है पढ़ने का तरीका। आंसर अगर रविवार में 2 जोड़ेंगे तो आंसर क्या होगा, मंगलवार। इसी तरीके से आपको बनाना है, ये तरीका नहीं अपनाना है। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा और ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 14, चलिए 14 नंबर सवाल। कोई दिक्कत है सर? प्लीज अगेन इस एक्सप्लेन। सेम सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि 1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा? दोनों के बीच का बताइए, दोनों के बीच कितना दिन का अंतर है, मतलब कितना दिन है टोटल, ये बताइए आप। तो कहिएगा 1 अक्टूबर, अक्टूबर महीना पता है कितना दिन का होता है? अक्टूबर होता है 31 का महीना। अच्छा, नवंबर कितना का महीना होता है? नवंबर होता है 30 का महीना। तो हमको 30 तारीख तक थोड़ी जाना है, एक ही नवंबर तक जाना है। अब देखिए, तो 1 अक्टूबर में 31 दिन होता है, एक दिन बीत गया तो बचा 30 दिन, और एक दिन वो बोला 31, तो 31 को 7 से भागा दीजिएगा, शेष आएगा 3। तो अगर 1 अक्टूबर को रविवार है तो शेष रविवार में जोड़ दीजिए। आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? रविवार में जब आप 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? सोमवार, मंगलवार, बुधवार। सी आंसर हो गया। ये है फास्ट तरीका बनाने का। अच्छा, और मनोहर पोथी मेथड से कैसे करेंगे देखिए, वो भी बता देते हैं हम आपको कि अगर 1 अक्टूबर को रविवार है, हर 7 दिन बाद वही दिन आता है, तो 8 तारीख को भी रविवार होगा। जी हाँ, तो 15 तारीख को भी रविवार होगा, 22 को भी रविवार होगा हर 7 दिन बाद, 29 को भी रविवार होगा। तो अगर 29 अक्टूबर को रविवार है तो 30 अक्टूबर को क्या होगा? सोमवार। 31 को क्या होगा? मंगलवार। हमसे 1 तारीख को पूछा है तो आंसर क्या होगा? बुधवार। आप जैसे बना लो वैसे आंसर बुधवार ही आएगा, आपका आंसर बुधवार ही आएगा। चलिए टॉपिक चेंज। चलिए 14 क्वेश्चन हम करवा चुके हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा और ध्यान से बताइएगा। 15 नंबर सवाल। क्वेश्चन है कि 50 विद्यार्थियों के कक्षा में अगर ऊपर से कोई व्यक्ति 28वां है तो नीचे से कितना होगा? जब भी आपसे ऊपर का डाटा देके नीचे से पूछे या बायां का डाटा देके दायां से पूछे, कुछ मत करिए, टोटल में 1 जोड़ दीजिए, और ऊपर का डाटा दिया है ना तो ऊपर वाला ही घटा देना है, खेला खत्म, है ना। अगर दायां पूछे तो बायां वाला घटा देंगे, तो 50 और 1 हो गया 51, अब -28, तो इकाई का अंक 3 आना चाहिए, आंसर 23 आएगा। तो नीचे से उस व्यक्ति का रैंक कितना है? 23 हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत? कह रहे हैं पिछले वाला सवाल का क्वेश्चन में प्लस का 3 होगा तो 24 आएगा। चलिए ठीक, पिछला सवाल। चलिए कौन से सवाल की बात कर रहे हो आप, कौन से प्रश्न की बात कर रहे हैं ये बताइए आप, कौन सा सवाल? 1 में 7 जोड़िएगा, 7 दिन बाद तो 8 तारीख आएगा, 7 जोड़िए 7 जोड़िए 7 जोड़िए, है ना। तो 29 तारीख को क्या है? रविवार है। तो 1 तारीख को कौन सा दिन होगा? सोमवार, मंगलवार, बुधवार। कौन से पिछले सवाल में आपको ऐसा लगा? कौन सा पिछला सवाल बताइए? देखिए 8 7 15 और 15 7 22। अगर 22 तारीख को रविवार है, आपसे पूछा 24 तारीख को, तो 22 को रविवार, तो 23 को सोमवार, तो 24 को मंगलवार। कोई ऐसा प्रश्न ही नहीं है जो आपको ना समझ आया हो। चलिए 16 नंबर सवाल देखिए और बनाइए। 16 नंबर प्रश्न, 16 नंबर सवाल शेयर करिएगा, सब लोग शेयर कर दीजिए जल्दी। मोहन का कक्षा में ऊपर से पोजीशन जो है 24वां है और नीचे से 17वां है। टोटल विद्यार्थी जब भी पूछे आप क्या करो, दोनों को जोड़ के घटा दो, यानी लेफ्ट प्लस राइट -1 कर दीजिए। तो 24 प्लस 17 -1 करेंगे तो 7 4 11, इकाई का अंक 0 आएगा, यानी 40 विद्यार्थी है इस कतार में, आंसर 40 हो जाएगा। चलिए कहीं दिक्कत है तो बताइए जल्दी।
कोई ऐसा सवाल है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है? नंबर हम यहाँ लिख रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 16 है। अब थोड़ा सा इसमें हम वैरायटी लाते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं इस क्वेश्चन का, ठीक है। 17 नंबर सवाल करो आप। क्वेश्चन नंबर 17 करिए एक बार। एक पंक्ति में विजय का जो रैंक है दाएं से 15वां है, सोहन विजय के दाएं 5वें स्थान पर है। यदि सोहन बाएं से 21वां स्थान है तो पंक्ति में कितना विद्यार्थी है? वहाँ तो लेफ्ट राइट दिया था तो डायरेक्ट जोड़ के 1 माइनस कर दिए तो आ गया। अब यहाँ क्या करोगे आप? आंसर क्या आएगा यहाँ पर? एक पंक्ति में विजय दाएं से 15वां है। चलो भाई एक पंक्ति है, एक पंक्ति है, एक पंक्ति बना लेते हैं। ये रहा पंक्ति, इस पंक्ति में बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। ये होता है बायां और ये होता है पंक्ति का दायां छोर। कब? जब व्यक्ति उत्तर की तरफ देखता है। कुछ भी नहीं लिखा है कि नीचे देख रहा है कि ऊपर देख रहा है, तो मान लेना है कि ऊपर ही देख रहा है। जब भी कुछ ना लिखा होता है ना तो मान लेते हैं कि व्यक्ति उत्तर की तरफ देख रहा है, सभी के सभी व्यक्ति। चलिए आगे देखिएगा, आगे देखिए। तो एक पंक्ति में विजय दाएं से 15वां है, दाएं से विजय है 15वें नंबर पर, ठीक है। दाएं छोर से विजय कितना है? 15वें नंबर पर है। सोहन विजय के दाएं 5वां है। अच्छा, विजय के दाएं 5वां मतलब आपके माइंड में हमेशा आता है कि विजय यहाँ है तो इसका दायां इधर ही होगा। अरे भाई इधर बायां है, विजय के दाएं 5वां है, इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब यहाँ पर है सोहन और विजय के दाएं 5वां है, मतलब बीच में 4 व्यक्ति है, बीच में 4 व्यक्ति है और विजय है 5वें नंबर पर। किसके? सॉरी, सोहन है 5वें नंबर पर विजय के दाएं, तो दायां तरफ ही हो गया ना। जब व्यक्ति ऊपर देख रहा है तो दायां ये हो गया, बायां ये हो गया। तो आप बताइए सोहन का पोजीशन यहाँ शुरू से यहाँ तक कितना होगा? शुरू से यहाँ तक कितना होगा? जल्दी बोलिए। यहाँ से यहाँ तक 15 विद्यार्थी है, ठीक है। विजय के दाएं 14 विद्यार्थी है, तो 14 में 4 घटाइएगा तो 10। इसका मतलब शुरू से लेकर के सोहन का पोजीशन 10वां है। क्या है बाबू? 10वां। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल 10वां नंबर पर सोहन बैठा है, मतलब सोहन के इधर दायां तरफ 9 विद्यार्थी है। कितना? 9 विद्यार्थी। कह रहा है यदि सोहन का बायां से पोजीशन 21वां है, सोहन यहाँ से यहाँ तक का पोजीशन सोहन का 21वां है। अब याद आया कि जिस व्यक्ति का दोनों तरफ से रैंक पता है वही बताएगा टोटल कितना व्यक्ति है। जिसके दोनों हाथ में लड्डू है वही बताएगा कितना लड्डू था। तो देखिए सोहन का बायां से भी पता है कि 21वां, दायां से पता है 10वां, तो कितना विद्यार्थी टोटल है? टोटल निकालने का तरीका कुछ नहीं, लेफ्ट यानी बायां प्लस राइट यानी दायां -1। तो 10 + 21 -1 यानी 30 विद्यार्थी इस पूरे कतार में। आंसर सी होगा, आंसर सी हो जाएगा इस सवाल का आंसर। चलिए कोई दिक्कत? चलिए कहीं दिक्कत नहीं है ना? बढ़े? चलिए बहुत अच्छे। चलिए मजा आ रहा है सबको? चलिए बहुत अच्छे। मन्नू जी हाँ, तो कितना लड्डू है? 30 लड्डू है। 17 नंबर सवाल हो गया। क्वेश्चन नंबर 18। क्या और इसमें लेवल बढ़ा दें? क्या और इसमें लेवल बढ़ा दें? ट्राई करके देखिए। हम थोड़ा सा आपको और इसमें ज़्यादा डुबाना चाह रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 ट्राई करिए, बनेगा। क्वेश्चन नंबर 18, चलिए 18 नंबर सवाल दिख रहा है आपको? चलिए ज़्यादा बड़ा लिख दिया ने। ये क्वेश्चन नंबर 18 है। सवाल क्या कहता है? 18 नंबर सवाल ध्यान दीजिएगा कि एक कक्षा में 60 विद्यार्थी है, लड़का लड़की दोनों। लड़कों की संख्या लड़कियों का दुगना है, यानी लड़का दुगना है लड़कियों से। सीमा का ऊपर से 30वां स्थान है। यदि सीमा से ऊपर 20 लड़के हैं तो बताओ सीमा से नीचे कितनी लड़कियां हैं? सवाल बहुत ही अच्छा है, आपको फंसा दे ऐसा प्रश्न है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। चलिए बढ़े आगे, चलिए बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 18, चलिए बिल्कुल बनेगा। आइए ध्यान से देखेंगे, बनाएंगे, कोशिश करेंगे, जरूर बनेगा। हुआ क्या कि व्यक्ति जो है ना, टोटल विद्यार्थी इस तरीके से बैठे हुए हैं, इस तरीके से टोटल विद्यार्थी बैठा है, समझ रहे आप? इस तरीके से टोटल विद्यार्थी ऊपर से नीचे बैठा हुआ है, ठीक है। टोटल कितना विद्यार्थी है? कहिएगा 60। यहाँ से यहाँ तक टोटल 60 विद्यार्थी है। लड़कों की संख्या लड़कियों से दुगना है, तो टोटल बॉय कितना है और गर्ल कितना है ये बता सकते हो आप? लड़की से दुगुना लड़का है, इसका मतलब टोटल 60 का वैल्यू 3 है। लड़का चाहिए तो 2 से गुना,
और लड़की चाहिए तो 1 से गुना, तो 1 रेशियो का वैल्यू 20 है, मतलब 40 लड़का है और 20 लड़की है। ये आपको पता चल गया यहाँ पर कि टोटल 60 विद्यार्थी में 40 लड़का और 20 लड़की है। चलिए आगे बढ़िए। सीमा ऊपर से 30वां है, तो मान लेते हैं सीमा यहाँ पर है, ऊपर से 30वें नंबर पर है, मतलब सीमा के नीचे भी 30 विद्यार्थी है, समझ रहे हैं, और सीमा के ऊपर 29 विद्यार्थी, और सीमा 30वें नंबर पर है। यदि सीमा ऊपर से सीमा के ऊपर 20 लड़का है, यदि सीमा के ऊपर 20 लड़का है, 20 बॉय, चलिए भाई टोटल 40 लड़का था, जिसमें से 20 लड़का तो बैठ गया, अभी भी 20 लड़का बचा हुआ है। अब समझिए, आपको एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है। ये है कि टोटल 20 लड़कियां था, बिल्कुल, यहाँ से यहाँ तक टोटल 30 विद्यार्थी बैठा है। जी हाँ, अगर 30 विद्यार्थी में 20 लड़का है तो बताइए कि 20 लड़का के नीचे बाकी सब कितनी लड़कियां होगी? 10। टोटल 20 और 10 30 विद्यार्थी, मतलब समझ आया कि 40 लड़का में 20 लड़का बैठ गया कुर्सी लेके, और 20 लड़की में 10 लड़की बैठ गई कुर्सी लेके, मतलब 30 विद्यार्थी का तो स्थान फिक्स हो गया, स्थान फिक्स हो गया। अब बचा कितना? 10 लड़की और 20 लड़का, इसको बैठाना है, नहीं तो यही सब कुर्सी तोड़ के जाएगा फिर, ठीक है, अगर नहीं बैठने मिला तो, समझिएगा। अब बताइए, कह रहा है यदि सीमा से ऊपर 20 लड़के हैं तो बताओ सीमा से नीचे कितनी लड़कियां हैं? तो 10 लड़की ऊपर है, तो इसका मतलब 10 लड़की नीचे होगी। अब ये कोई सवाल है? सवाल में कोई दम ही नहीं है, ऐसा कोई है ही नहीं सवाल में जो बनाया ना जा सके। अगर पूछे सीमा से नीचे कितने लड़के हैं, तो 20 लड़का ऊपर है तो 20 लड़का नीचे होगा, 20 लड़का नीचे होगा, और टोटल 20 लड़की भी पूरा हो गया और 20 लड़का भी पूरा हो गया, टोटल 60 विद्यार्थी। एक बार सब लोग यस लिख दीजिए जल्दी, एक बार सब लोग यस लिख दीजिए कि हाँ सर मजा आ गया इस क्वेश्चन को देखकर, जल्दी बोलिएगा। चलिए, रितेश मन्नू पांडे जी बन गया। चलिए, शायर की दुनिया, सब अलग अलग नाम रखे हैं। अर्पित, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई परेशानी? सब लोग एक बार यस लिखे कि हाँ सर समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या और इसमें लेवल बढ़ा दें या टॉपिक चेंज कर देते हैं? टॉपिक, एक ही टॉपिक कितना पढ़ोगे आप? चलिए, तो कितना हो गया? टोटल 18 क्वेश्चन हो गया। अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग है रैंकिंग टेस्ट के प्रश्नों में 19 नंबर प्रश्न है, यानी बीच में व्यक्तियों की संख्या पूछता है ना, तो अक्सर गलतियां कर देते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 20 ट्राई करिए, करिए ट्राई, क्वेश्चन नंबर 20 ट्राई करिएगा एक बार जल्दी प्लीज सर, एक बार और ध्यान दीजिएगा, दोबारा बन जाएगा। बच्चों की एक पंक्ति में मोनेश बाएं से 10वां है। चलिए, आपसे हम आंसर जानना चाहते हैं, जबकि कनिष्क दाएं से 13वां है, बीमल दाएं से 20वां है, ठीक है, तो मोनेश के दाएं तीसरा है, तथा मोनेश के दाएं तीसरा है, तो मोनेश और कनिष्क के बीच कितने बच्चे हैं, ये सवाल पूछा है। और यहाँ एक नया चीज आपको बताएंगे हम आपको, नया चीज देखिएगा ध्यान से। चलिए, ठीक है, तो जिनको भी रीजनिंग बढ़िया से पढ़ना है ना, एक बार हमारा रीजनिंग फाउंडेशन बैच, मात्र 250 उसका प्राइस है। कितना? 250, वो भी इसलिए ताकि आप उसका कदर करो, समझ रहे हैं? आराम से जुड़िए, हजारों ट्रिक सिखाएंगे, चैप्टर वाइज, हर एक टाइप वाइज पढ़ा रहे, बिल्कुल डिटेल में, प्रीवियस ईयर प्रश्न के सारे क्वेश्चन होंगे, अपडेटेड सवाल। चलिए सर, किसी को, चलिए बढ़े आगे, फालतू कमेंट नहीं करना, आ जाइए। बच्चों की एक पंक्ति में मोनेश बाएं से 10वां है। अच्छा, बायां दायां का मतलब हुआ कि बच्चे क्षैतिज रूप में बैठे हैं और सभी ऊपर देख रहा है, क्योंकि कहीं लिखा ही नहीं कि उत्तर की तरफ देख रहा है, तो मान लेते हैं सब ऊपर देख रहा है। अब ऊपर देखेगा तो ये हो गया दायां, ये हो गया बायां, ये हो गया बायां, और ये हो गया दायां। देखिएगा, बच्चों की एक पंक्ति में मोनेश बाएं से 10वां है, तो बायां से 10वां यहां मोनेश रहा होगा, ठीक है, आगे बढ़िए। जबकि कनिष्क दाएं से 13वां है, यहां कनिष्क है जो कि दाएं से 13वें नंबर पर है, ठीक है। बीमल दाएं से 20वां है, बीमल दाएं से 20वां है, इसका मतलब कि यहां से यहां तक अगर 20 विद्यार्थी है ना, तो इन दोनों के बीच में कितना होगा? 6 विद्यार्थी होगा ना, 13 6 19, और 20वें नंबर पर बीमल है, तो इन दोनों के बीच में 6 विद्यार्थी, ये पता चल गया। यानी यहां से यहां तक का जो दूरी है वो 6 है, ये आपको भी पता चल गया ना। चलिए, ठीक हुआ ना कि यहां से यहां तक टोटल 20 विद्यार्थी है, यहां से यहां तक टोटल 20 विद्यार्थी है। इसका मतलब समझ रहे हैं कि यहां से यहां तक 13 है, तो 13 6 19 और एक हो गया 20, मतलब बीच में 6 व्यक्ति है। कह रहा मोनेश के दाएं तीसरा है, कौन? तथा का मतलब दूर वाला,
तो तथा का मतलब दूर वाला, तो किसके बारे में कह रहा है कि बीमल दाएं से 20वां है तथा मोनेस के दाएं तीसरा है, यानी बीमल के बारे में कह रहा है कि बीमल जो है मोनेस के दाएं तीसरा है, बीमल मोनेस के दाएं तीसरा है। अब यहाँ पर भी आपको एक ट्विस्ट छुपा हुआ है, बीमल जो है मोनेस के दाएं, बीमल मोनेस के दाएं, तो मोनेस को कहाँ बैठाइएगा, क्या कनिष्क और बीमल के बीच में मोनेस को बैठा दें, या ये कौन है यम से मोनेस और अच्छा मोनेस का नाम आ चुका है, कोई बात नहीं, मोनेस का नाम आ चुका है तो कहीं इसको बैठाने की जरूरत ही नहीं है, मोनेस पहले से बैठा हुआ है। अब आइए दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा, मोनेस के दाएं तीसरा है कौन, बीमल, मोनेस के दाएं तीसरा बीमल है, मतलब समझ में आया कि बीमल और मोनेस के बीच में केवल 2 विद्यार्थी है, कितना, केवल 2, केवल 2 विद्यार्थी है बीमल और मोनेस के बीच में। तभी तो कहेंगे कि मोनेस जब बीमल को देखेगा तो कहेगा अरे भाई तुम तो मेरे तीसरे नंबर पर बैठ गया, मतलब इन दोनों के बीच में 2 विद्यार्थी है और तीसरा पर कौन है, बीमल बैठा है। सवाल क्या बोला कि बताइए मोनेस और कनिष्क के बीच कितना व्यक्ति है, मोनेस और कनिष्क के बीच कितना व्यक्ति है, कहिएगा यहाँ से यहाँ तक 2 व्यक्ति और एक हो गया बीमल और यहाँ से यहाँ तक हो गया 6 व्यक्ति, तो टोटल कई व्यक्ति है इसके बीच में, 6 1 7 2 9, इसका मतलब इन दोनों के बीच में 9 विद्यार्थी है। तो दिमाग लगाओगे ना और सोचोगे आप तो आपसे भी जल्दी बनेगा। बताइए समझ आया, कहीं दिक्कत है क्या कि यहाँ से यहाँ तक 6 व्यक्ति और एक बीमल हो गया 7 और यहाँ से यहाँ तक 2 व्यक्ति, तो कनिष्क और मोनेस के बीच में 9 व्यक्ति है, सोचने की जरूरत ही कहाँ है कहीं पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 21। चलिए चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़िया टॉपिक लाते हैं आपके सामने। आ गया क्वेश्चन नंबर 21, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, ध्यान दीजिए और बनाइए, डाइस के प्रश्न है, 21 नंबर सवाल। चलिए क्वेश्चन कहता है कि 2 पासा आपके सामने है, ठीक है, आकृतियों में सी का विपरीत क्या होगा, इन दोनों पासा को अच्छे से देखिए और आपसे पूछा है सी का विपरीत क्या होगा, आंसर क्या दीजिएगा आप, क्या दीजिएगा। जैसे ही आपके सामने 2 पासा आता है, आप हमेशा 3 नियम आपके माइंड में डांस करना चाहिए, कितना नियम, 3 नियम। जब भी 2 पासा आता है तो कोई ना कोई एक संख्या कॉमन होगा, पहला नियम। दूसरा नियम, जैसे ही 2 पासा दिखे अच्छे से देखिए और देखिए क्या उसमें एक से ज्यादा 2 संख्या कॉमन है क्या, 3 के 3 कॉमन नहीं होगा, नहीं तो सेम हो जाएगा, तो सेम क्यों बनाएगा 2, है ना, तो 1 कॉमन 2 कॉमन या नो कॉमन, नो कॉमन। और जैसे ही नो कॉमन मतलब कोई भी कॉमन नहीं है तो 2 नियम, कौन कौन, स्टैंडर्ड और मानक, स्टैंडर्ड और मानक, ठीक है। चलिए तो देखिएगा, कहिएगा कि इन दोनों में क्या कोई सेम है, जी नहीं, तो जब कोई कॉमन है ही नहीं तो 2 नियम समाप्त हो गया, मतलब 1 कॉमन और 2 कॉमन ये दोनों काम नहीं करेगा, तो स्टैंडर्ड और मानक की तरफ आ जाएंगे। हमसे पूछा सी का विपरीत, अच्छा जिस पासे में सी है उसे पहला पासा कहते हैं, और अगर पहला पासा में सी है और सी का विपरीत बोला तो क्या आप निकाल सकते हैं कि किसका विपरीत कौन होगा, पॉसिबल ही नहीं है निकालना, कोई नहीं निकाल सकता कि सी का विपरीत क्या होगा। लेकिन इतना आपको जरूर पता होगा कि यही तीनों में से कोई एक होगा, इसका मतलब सी का विपरीत या तो डी होगा या तो ई होगा या तो एफ होगा। आंसर डी ई एफ, ए आंसर आना चाहिए आपका, आंसर ए आना चाहिए आपका, कोई दिक्कत। तो 21 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर, 22 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा एक बार, आप बताइए आंसर क्या होगा जल्दी। बन गया। जैसे ही 2 पासा दिखाई दे आपके दिमाग में 3 नियम डांस करना चाहिए, 1 कॉमन 2 कॉमन नो कॉमन। तो इसमें कितना कॉमन है, केवल 1 कॉमन है, तो जो कॉमन है उसको लिखिए, पहला पासा में 2 यहाँ लिखिए और दूसरा पासा वाला जो 2 है उसको यहाँ लिखिए। अब घड़ी के दिशा में इसको घुमाइए, चलो भाई 2 निकला घूमने के लिए, घड़ी के दिशा में घूमेगा, घड़ी ऐसे चलता है, मेरे ख्याल से सब लोग देखे होंगे घड़ी कैसा होता है, सब लोग देखे होंगे, और घड़ी कैसे घूमता है ये भी आपको पता होगा।
तो ये भी घूमता है घड़ी के दिशा में, तो आगे बढ़ेगा तो 4 और 4 आगे बढ़ेगा तो 1 मिलेगा। तो क्या क्या मिला, 4 और 1 पहला पासा में, ठीक है। जहाँ से कॉमन है इसको भी घड़ी के दिशा में घुमाइए, तो 5 और फिर मिलेगा 3, तो यहाँ लिखिए 5 और फिर लिखिए 3। आपसे क्या पूछा, 3 का विपरीत, एक आंसर हो जाएगा, सी आंसर। 22 के बाद 23 नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। चलिए, जैसे ही 2 पासा दिखे आपके दिमाग में 3 नियम डांस करना चाहिए, 1 कॉमन, 2 कॉमन, नो कॉमन। अगर कोई कॉमन नहीं होगा तो स्टैंडर्ड और मानक का नियम लगेगा, ठीक है। चलिए, क्या इन दोनों में कोई कॉमन है, जी हाँ, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो 4 के सामने 4 लिख दीजिए, पहला वाला ऊपर, दूसरा वाला नीचे। जब ये 4 घड़ी की दिशा में आगे बढ़ेगा तो 6 और 2 मिलेगा, तो 6 और 2 मिलेगा, ठीक है। ये 4 जब घड़ी की दिशा में आगे बढ़ेगा तो 1 और 5 मिलेगा, 1 और 5 मिलेगा। हमसे पूछा 2 का विपरीत, तो 2 का विपरीत क्या होगा, 5, सामने सामने विपरीत कहलाता है, तो आंसर 5 होगा। चलिए, 24 नंबर सवाल। चलिए, ओपन डाइस भी लाएंगे अभी आपके सामने, ओपन डाइस के भी प्रश्न आएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, कहीं दिक्कत नहीं है ना, आ जाइए। चलिए, जैसे ही 2 पासा दिखे कोई ना कोई कॉमन होगा, तो लाल लाल, और कोई कॉमन है क्या, पीला पीला। जब 2 कॉमन आ जाए तो तीसरा अपने आप इसके विपरीत हो जाएगा, तो हरा का विपरीत डायरेक्ट सफ़ेद होगा, हरा का विपरीत डायरेक्ट सफ़ेद होगा। जब 2 संख्या कॉमन हो जाए तो तीसरा अपने आप तीसरे का विपरीत होगा, तो पीला पीला सेम, लाल लाल सेम, तो हरा का डायरेक्ट उल्टा सफ़ेद आंसर हो जाएगा। आपसे वही पूछा है। चलिए, अब इस टाइप के सवाल आपसे बन जाएगा, हम केवल सिखाने से मतलब रखते हैं आपको, हम यहाँ आपको प्रैक्टिस करवाने नहीं आए, वो आप कर लेना। चलिए, क्वेश्चन कितना हो गया, 24, 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 ध्यान दीजिएगा। आपसे क्या पूछा है कि निम्न में से पेपर को मोड़ने पर कौन सी आकृति बनेगी। अब इस पेपर को मोड़िए तो कौन सा आकृति बनेगा, ठीक है। चलिए, ध्यान से देखिएगा, जब भी आपके सामने ओपन डाइस के सवाल आते हैं तो ये मानना है कि ये हमारा घर है, ये हमारा घर है और ये हमारे पड़ोसी हैं। अब आप ही बताओ कि घर के बगल वाला से हमेशा आपका लड़ाई चलेगा, लेकिन एक घर छोड़ करके आपका जरूर दोस्ती होगा, अच्छा वाला, है ना। चाहे कोई भी मुद्दे पर लड़ाई हो, घर का पानी गिर गया बाहर, ठीक है, कपड़ा उड़ के चल गया, ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी, थोड़ा सा ज़मीन इधर उधर हो गया, लेकिन एक घर छोड़ करके अगला इंसान से आपसे ज़रूर दोस्ती होगा। मतलब याद रखना भी आसान है ओपन डाइस। कैसे कहिएगा, एक घर छोड़ के विपरीत होगा, इसका मतलब समझ रहे हैं कि प्लस का विपरीत वाइट वाला जो ब्लैंक एरिया है ना वो होगा, ठीक है। अच्छा, ये सर्कल का विपरीत मल्टीपल वाला, समझ रहे हैं आप, आ जाइए। यानी एक घर छोड़ करके दोस्ती करवाना है आपको, तो आपको क्या दिखा, प्लस, प्लस का विपरीत क्या होगा, पूरा ब्लैंक एरिया। अच्छा, ये डॉट का बिंदु क्या होगा, मल्टीपल। ये खाली वाला जो है, खाली वाला ब्लैंक, इसका विपरीत क्या होगा, सर्कल। अब आइए, अब अगला नियम समझिएगा। चलिए, कोई दिक्कत, आवाज नहीं है क्या, आवाज आ रहा है, जा रहा है। चलिए, अब इतना ही बोल सकते हैं हम, ठीक है बाबू, आ जाइए। देखिएगा, ओपन डाइस कहता है कि अगर हम एक दूसरे के विपरीत हैं, विपरीत मतलब अलग सोच रखना, यानी कि दुश्मन, तो कभी साथ नहीं बैठ सकते। क्या 2 विपरीत सोच वाला इंसान एक जगह बैठेगा। अगर कहीं प्लस है और इसका विपरीत वाइट वाला हिस्सा है तो क्या कभी दोनों एक साथ बैठ सकते हैं क्या। तो प्लस है तो वाइट नहीं दिखना चाहिए, इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, चलिए इसमें भी दिख रहा है। अच्छा, इसको छोड़िए, इसको देखिए एक बार, ये जो डॉट है ना, डीप वाला जो डॉट है ना, इसका उल्टा गुना वाला साइन है। अगर ये दोनों विपरीत है तो एक साथ नहीं दिख सकते। तो देखिए, डॉट और गुना साथ में है, क्या कभी आंसर होगा, नहीं होगा। तो इस सवाल का आंसर होगा क्या, प्लस है तो वाइट है, सर्कल है तो ये है, ठीक है। अब ऐसे कंडीशन में आपको हमेशा कंफ्यूजन होगा कि आखिर आंसर होगा कौन। तो पता है, इसका तगड़ा वाला ट्रिक है हमारे पास। कैसे, क्या एक बात तो कंफर्म है, इसमें कंफ्यूजन है कि हो सकता है इसका विपरीत ये वाला आ जाए, हो सकता है ये वाला विपरीत इसका वाला हो, कंफ्यूजन है। तो इसको हम एक नया तरीका से तोड़ रहे
कि जो आप कंफर्म है कि क्रॉस जो है ना, गुना, गुना का विपरीत ये सर्कल है, साइडेड एरिया का सर्कल, इन दोनों में से कोई एक जिस फिगर में दिख गया वही आंसर होगा। कोई एक, दोनों साथ में दिखे तो भी गलत है, ना दिखे कोई भी तो भी गलत है, कोई एक दिखना चाहिए। तो क्या पहला फिगर में इन दोनों में से कोई एक भी दिख रहा है? नहीं ना, मतलब ये कभी आंसर नहीं हो सकता। अभी बताएंगे, एक दो सवाल और इस पर देख के आपको समझाएंगे, ठीक है। देखिए, क्या इसमें कोई एक दिख रहा है? नहीं। क्या इसमें दिख रहा है? जी हाँ। तो आंसर इसका केवल डी हो जाएगा, केवल डी होगा। कहिएगा कैसे? आइए हम आपको एक क्वेश्चन देकर के आपको समझाना चाहते हैं, ठीक है। आइए देखिए, अगर हम आपके सामने एक ओपन डाइस के प्रश्न दे दें, ओपन डाइस के सवाल दे दें, यहाँ लिख दें हम, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, यहाँ लिख दें हज, ठीक है, और यहाँ लिख दें हम प्रतिशत, ठीक है। यहाँ हम लिख दें आपके सामने ए, और यहाँ पर हम लिख दें एफ, ठीक है। अब आपके सामने क्वेश्चन है, ऑप्शन देखिएगा, एक ही सवाल सिखाएंगे लेकिन ऐसा सिखाएंगे कि जीवन में कभी आपको टाइम देना नहीं पड़ेगा इस प्रश्न में, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन भी इसी टाइप से होंगे आपके सामने, ऑप्शन भी इसी टाइप का होगा। देखिएगा इसका ऑप्शन, यहाँ पर ए है, यहाँ एफ है, और ये हिस्सा खाली है, ठीक है। यहाँ पर प्रतिशत है, ठीक है, हाँ, यहाँ प्रतिशत है, यहाँ ए है, और ये हिस्सा खाली है। चलिए, यहाँ पर प्रतिशत है और यहाँ पर हज है, और ये हिस्सा क्या है? खाली है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए ठीक, यहाँ देखिए, ए है, प्रतिशत है, और यहाँ पर एफ है। अब बताइए कि इन तीनों में से कौन सा आंसर आपका सही है? इन तीनों में से कौन सा आंसर आपका सही है? ऑप्शन भी आपके सामने है। ये सवाल और ये सवाल दोनों सेम है। दोनों क्या है बाबू? सेम है। आइए समझते हैं कैसे। चलिए देखिएगा, कह रहे हैं इससे भी समझ आ गया सर। सर इससे भी समझ में आ गया, समझा दीजिए। सेम सवाल है दोनों। अब आपको पता है कि एक घर छोड़कर एक ओपन डाइस विपरीत कहलाते हैं। इसका मतलब कि हज का विपरीत खाली वाला एरिया, प्रतिशत का विपरीत भी खाली वाला एरिया, तो प्रतिशत का विपरीत भी खाली वाला एरिया है, और हज का विपरीत भी खाली वाला एरिया है, और ए का विपरीत तो एफ होगा। ये आपको स्पष्ट पता चल रहा है। हम क्या बताए थे? आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। आपको क्या करना है? ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। आप इन दोनों में पता नहीं कर सकते कि हो सकता है इसका वाला विपरीत ये है, कंफ्यूज है, लेकिन कंफर्म किस में आप? पता चला ए का विपरीत एफ होगा, ये बात स्पष्ट है आप। तो जिस ऑप्शन में केवल ए या केवल एफ, जो बिल्कुल क्लियर है 100%, उसकी बात कर रहे हैं। जिस ऑप्शन में ये दोनों है तो वो ऑप्शन गलत है। जिस ऑप्शन में ये दोनों नहीं है वो ऑप्शन भी गलत है। जिस ऑप्शन में केवल ए या केवल एफ हो वही आंसर है। तो देखिए, इसमें ए और एफ दोनों है, ये कभी आंसर नहीं हो सकता, काट दीजिए। इसमें देखिए ए एफ में से कोई एक है, मतलब ये आंसर हमारा सही है। इसको देखिए, यहाँ पर क्या है? हज और प्रतिशत है। क्या जो सेम जो फिक्स है, 100% सही है, ट्रू है, 100% जो हमें बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रहा है, क्या उसमें से कोई एक है यहाँ पर? नहीं, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। और इसमें तो दोनों के दोनों हैं, ए और एफ, नहीं हो सकता। तो आंसर इसका केवल बी होगा। एग्री करेंगे आप? क्या ये सवाल और ये सवाल दोनों सेम है और मज़ा आया आपको? समझ में आया? आप कितना भी दिमाग लगा लो, आप ये सीधी नहीं कर सकते 100% कि इसमें से कौन सही है ना। लेकिन आप चुटकियों में बता सकते हैं कि आंसर डी एक्स का सही जवाब है। ये तरीका है इसको करने का। चलिए 25 क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, चलिए बताइए जल्दी। चलिए, इसीलिए हम बोलते हैं कि रीजनिंग का ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो आप बिना पेन चलाए नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो आराम से जो हमारा रीजनिंग फाउंडेशन बैच है आप उसमें जुड़िए और आराम से आप पढ़ाई करिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। चलिए, तो कोई बात नहीं, गायब है। बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा? ओपन डाइस एक घर छोड़कर एक विपरीत होगा, तो पीला का विपरीत लाल, और लाल का विपरीत बैगनी, और हरा का विपरीत नीला। एक घर छोड़कर एक विपरीत होगा, और अगर विपरीत है तो एक साथ नहीं दिख सकते। मतलब कहीं पीला है तो लाल नहीं दिखना चाहिए, पीला और लाल साथ में है, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। चलिए, अगर कहीं पर काला है तो इसका विपरीत नीला नहीं होना चाहिए एक साथ। काला नीला एक साथ है कहीं? काला नीला नहीं है। चलिए ठीक है।
हरा है तो नीला नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का विपरीत है। तो हरा है तो नीला नहीं दिखना चाहिए। हरा नीला एक साथ दिख गया तो वो कभी आंसर सही नहीं हो सकता। हरा नीला है कहीं क्या? नहीं है, क्या बात है। काला है तो बैगनी भी नहीं है, काला है तो बैगनी भी नहीं है। अब आंसर का डिसीजन कैसे लीजिएगा ये बताइए, है ना। ये बड़ा हमारे साथ क्या कर दिया, खेला कर दिया, खेला हो गया यहाँ पर बहुत बड़ा खेला हो गया। अब आंसर कैसे करोगे आप, क्योंकि हम तो इसी नियम से काटना पसंद करते हैं ना, कि जो विपरीत है वो एक साथ नहीं दिख सकते, अगर दिख गया तो वो कभी आंसर नहीं हो सकता, है ना। देखिएगा, चलिए बहुत अच्छे। तो अगर कहीं पर हरा है तो नीला नहीं दिखना चाहिए, हरा है तो नीला नहीं है, चलिए ठीक, नीला है तो हरा नहीं है। अगर कहीं पर पीला है तो लाल नहीं दिखना चाहिए, पीला लाल कहीं भी नहीं है। कहीं काला है तो बैगनी भी नहीं दिखना चाहिए। अब इसका आंसर कैसे करेंगे आप, यहाँ पर तो तीनों का तीनों सही करिएगा, लेकिन इसका भी आपका जवाब है, हम बता चुके हैं, हम पूरा डीपली पढ़ा चुके हैं ये सारा चीज़। अब यहाँ पर आप पता ही नहीं कर सकते कि आंसर कौन सा सही है, तो आपको काम करना है रोटेशन मेथड। क्या रोटेशन मेथड हमारा सही जवाब करवाएगा कि कौन सही है। चलिए आइए, क्या है, हरा काला लाल, हरा काला लाल। अब हरा काला लाल की तरफ आप बढ़िए, तो हरा से काला से लाल, हरा से काला से लाल, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये बायां तरफ जा रहा है घड़ी के दिशा में। यानी ये क्या बता रहा है कि हरा से काला, हरा से काला से लाल जब हम यहाँ बढ़े तो क्या पता चला कि ये घड़ी के दिशा में नहीं, क्लॉकवाइज है। क्वेश्चन में देखिए, हरा काला लाल कैसे जा रहा है सर, ये एंटी क्लॉक है, मतलब एक दूसरे का विपरीत है ना, एक दूसरे का विपरीत है। हमें सेम चाहिए, जो इसमें है वही इसमें होगा तभी सही माना जाएगा, मतलब ये ऑप्शन गलत है। यहाँ देखिए, पीला नीला बैगनी, पीला नीला बैगनी, पीला नीला और बैगनी, तो पीला नीला से बैगनी की तरफ जाइए, है ना। तो देखिएगा, पीला नीला बैगनी की तरफ जब आप बढ़ते हो तो कैसे बढ़ते हैं, घड़ी के दिशा में, ऐसी घड़ी चलता है ना, मतलब ये क्लॉकवाइज है। यहाँ देखिए, पीला नीला बैगनी कैसा है, कैसा ये एंटी क्लॉक है, ये क्या है, एंटी क्लॉक है, मतलब दोनों सेम नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। चलिए इसको देख लीजिए एक बार, नीला लाल बैगनी, नीला लाल बैगनी, चेक करिए, नीला लाल बैगनी कैसे है सर, एंटी क्लॉक है। नीला लाल बैगनी यहाँ पर कैसे है, नीला लाल बैगनी कैसे है, नीला लाल बैगनी कैसे जाइएगा, नीला लाल बैगनी, ये क्या है सर, ये तो क्लॉकवाइज बता रहा है मेरे ख्याल से, नीला लाल बैगनी, ठीक है। नीला से लाल जाइएगा, उसके बाद बैगनी जाइएगा, है ना। चलिए एक काम करें, इसको इस तरह से रोटेट कर दें, अगर इस तरह से रोटेट करेंगे तो हमारे लिए रोटेशन मेथड आसान हो जाएगा। तो यहाँ से 4 भाग में इसको बांट देते हैं, ये हो गया पीला, ये हो गया काला, ये हो गया रेड और ये हो गया ब्लू, ठीक है, ठीक है। और ये दोनों हिस्सा यहाँ पर होना चाहिए, तो इस तरफ नीला है, जब इसको खड़ा करिएगा तो इधर हरा चला जाएगा, यानी ये हिस्सा हरा है ग्रीन, और ये हिस्सा क्या है, नीला ब्लू, ये क्या है, बैगनी है ना, बैगनी है, इसको बीजी कर देते हैं बैगनी, और ये नीला है तो यहाँ ब्लू कर देते हैं। अब इसको देखिए, अब घुमाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्या है, नीला लाल बैगनी, ऐसे जाना है आपको, नीला लाल बैगनी। तो इसको क्या करते हैं ना, यहाँ पर रखते हैं हम, यहाँ आप कहीं भी सेट कर सकते हैं अपनी सुविधा के लिए। तो नीला बैगनी, नीला लाल बैगनी जाना है आपको, तो नीला लाल बैगनी कैसे जा रहे हैं आप, घड़ी के दिशा में क्लॉकवाइज, नीला लाल बैगनी, यहाँ क्या है, एंटी क्लॉक है, यहाँ तो तीनों का तीनों विपरीत चल रहा है, यहाँ तीनों का तीनों विपरीत चल रहा है, ठीक है। चलिए इसको बाद में हम देख लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इस तरह का क्वेश्चन हम कई बार बताए हैं, और ऐसे सवालों को करने के लिए रोटेशन मेथड ही अपनाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है ना कि जो इसमें रोटेशन है वही रोटेशन ऑप्शन में होना चाहिए, तभी हम उसको सही मानते हैं, अन्यथा वो गलत है। तो इसमें से कोई ऐसा कुछ करने में मिस्टेक हुआ है या कुछ हुआ है, ठीक है, तो हम इसको दोबारा नहीं करेंगे, आप करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि फिर दोबारा टाइम चल जाएगा 5 मिनट। आइए एक सवाल और आगे देते हैं, सेम टाइप का एक और प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27, आखिरी सवाल है ये। हाँ, किसी क्लास में करवा देंगे हम आपको, जब डाइस पढ़ाएंगे तो करवा देंगे, वहाँ करवा चुके हैं, आप जाके देख लीजिएगा। हाँ, थोड़ा अगर कोई सवाल नहीं बनता है ना तो उसको थोड़ा देर के लिए छोड़ दीजिए, हाँ अपने आप बन जाएगा वो दोबारा। सर वॉइस बढ़ा दीजिए, वॉइस इतना ही है, इसको क्या बढ़ाना,
वॉइस इतना ही है, ठीक है। आ जाइए, देखिए इसको, देखिए कौन सी आकृति सही है, कहिएगा। अगर कहीं राम है तो सीता नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। राम है तो सीता नहीं होना चाहिए, एक साथ है तो गलत है। अच्छा, कहीं लक्ष्मण है तो उर्मिला नहीं होना चाहिए, लक्ष्मण और उर्मिला अगर साथ में है तो गलत है। चलिए, श्याम है तो राधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के विपरीत है। श्याम है तो राधा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ भी सेम क्वेश्चन आ गया, यहाँ भी रोटेशन मेथड से ही आप करोगे, यहाँ भी आप रोटेशन मेथड से ही चलेंगे। तो राम श्याम लक्ष्मण, राम श्याम लक्ष्मण, राम श्याम लक्ष्मण कैसे है, बायां है यानी एंटी क्लॉक। यहाँ राम श्याम लक्ष्मण कैसे है, क्लॉकवाइज। चलिए, ये क्लॉक है और उसमें जो हमारा क्वेश्चन है उसमें एंटी क्लॉक है। चलिए दूसरा चेक कर लीजिए आप। सीता राम और उर्मिला एंटी क्लॉक है, सीता राम उर्मिला एंटी क्लॉक है, इस तरह से। तो सीता राम उर्मिला कहाँ है, सीता राम और उर्मिला, यानी इस तरह से जाइएगा। तो ये क्या है, ये भी एंटी क्लॉक है। और ये भी क्या है, सीता राम उर्मिला क्या है, एंटी क्लॉक है। क्या है, एंटी क्लॉक है। हालांकि ये तो पहले ही क्रॉस लगा हुआ था, इसको तो हम बाद में ही करेंगे। यहाँ देख लीजिए, सीता राधा उर्मिला, ऑप्शन बी को भी रहने दीजिए, ठीक है। इसको चेक करिए, सी को, सीता राधा उर्मिला, सीता राधा उर्मिला। तो सीता उर्मिला राधा हम चेक करते हैं। सीता उर्मिला राधा कैसे है सर, ये क्लॉकवाइज है। सीता, सीता उर्मिला राधा, ये क्या है, क्लॉकवाइज है। सीता उर्मिला राधा, ये एंटी क्लॉक है, ये एंटी क्लॉक है, ठीक है। आगे देखिए, ये भी एक दूसरे का विपरीत बन रहा है। यहाँ देखिए, श्याम उर्मिला और राम, श्याम या राम श्याम उर्मिला, ऐसे कर लीजिए, राम श्याम उर्मिला क्लॉकवाइज, राम श्याम उर्मिला, राम श्याम उर्मिला, ये एंटी क्लॉक है। यहाँ भी तीनों विपरीत बन रहा है, तो आंसर यहाँ बी की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन राम है तो सीता नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे का ये विपरीत है, तो बी भी गलत है। तो मेरे ख्याल से इस सवाल में ये पूछा है कि कौन सी आकृति अलग है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन बी। हमसे सवाल ये नहीं पूछा, सवाल में यहाँ ये होना चाहिए कौन सी आकृति इसमें से अलग है, तो बी आकृति यहाँ पर अलग है। तो इसी प्रकार से ये आंसर भी आ जाएगा हमारा। कहाँ गया इसके पहले वाला सवाल, हाँ ये वाला, कौन सी आकृति सबसे अलग है ना, कौन सी आकृति सबसे अलग है। यहाँ भी आंसर, ये आंसर क्या हो गया इसका, तो बी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी आकृति सबसे अलग है, अरे अभी एक सवाल था ना, हाँ ये वाला, हाँ यहाँ पर भी ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। तो दोनों सवाल बन गया, दोनों सवाल बन गया। जो अभी छोड़े थे ना, यहाँ पर कह रहा है कि कौन सी आकृति अलग है, ये होना चाहिए सवाल। तो सबसे डिफरेंट आकृति इसमें सी है, और इस वाले क्वेश्चन में बी है, इस वाले क्वेश्चन में बी है। तो दोनों के दोनों सवाल क्लियर है, जल्दी बता दीजिए। एक बार सब लोग यस या नो में जवाब दीजिए। कैसा लगा आज का सेशन। आज अंतिम क्लास है, इसके बाद आपको, है ना, दुर्गा पूजा के बाद आपका क्लास होगा। और हाँ, ऑफ़र के बारे में नहीं भूलना है, ऑफ़र के बारे में कदाचित आपको भूलना नहीं है। चलिए, तो ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल ऐप को आपको डाउनलोड करना है। पवन सर कि लिख रहे हो आप, चलिए, किसी तरह का कोई दिक्कत, कोई परेशानी। हाँ, इसमें वही अलग पूछा था आपसे, तो कोई दिक्कत है क्या। तो याद रखिएगा, जो लोग अभी तक इस ऑफ़र से अनजान हैं, इस ऑफ़र का लाभ उठाना चाहते हैं ना, इस बैच में आप जुड़ जाइए, ठीक है। रीजनिंग फाउंडेशन बैच लिखा होगा, जब एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल ऐप, तो वहाँ लिखा होगा पवन सर बाई रीजनिंग फाउंडेशन बैच, न्यू बैच, ठीक है। उसमें ज्वाइन करिएगा, तो कंप्लीट